जी, मैं हूँ रऊफ क्लास साहब, मेरे साथ आमिर मतीन साहब मौजूद हैं। आमिर साहब, 3 दिन बाद आपकी मेरी मुलाकात हो रही है दोबारा व्यूअर्स के साथ। कुछ स्टोरीज हैं, कुछ उस पर डेवलपमेंट्स हैं, कुछ फॉलोअप्स हैं और कुछ आप कह सकते हैं एक्सक्लूसिव स्टाफ भी हमारे साथ मौजूद है। तो मैं चाहूँगा, हाँ, यमन से शुरू करते हैं सर, इसके बाद कराची ये चलेंगे, फिर वहाँ पे कुछ स्टोरीज हैं। नवाज शरीफ साहब ने हमारा जो ये गंदम स्कैंडल जो हमने ये लास्ट वीक ब्रेक किया था, तो उस पर उन्होंने एक बहुत बड़ी इंक्वायरी कमेटी बना दी है और डिटेल्स हैं हमारे पास, बल्कि डॉक्यूमेंट्री कुछ एविडेंसेस भी हैं कि नवाज शरीफ साहब ने उसमें माना है अपने उस लेटर में, या वज़ीर आज़म हाउस ने, कि कैसे उनको अंधेरे में रख के इस कौम को अरबों रुपए का नुकसान दिया गया। पूरी आपको डिटेल बताएंगे और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ देंगे। और साथ में जो उसके एक बड़ी खबर है कि वहाँ पे कैसे 3 MNAs हैं पार्लियामेंट के, 35 वो जो चाहते हैं कि हमें नई गाड़ियां दी जाएं। वो कौन से 35 जो MNAs हैं कि 8 करोड़ रुपए की नई गाड़ियां लेने चाहते हैं। और एक और आपको एक VIP शख्सियत का भी बताएंगे जो ये फरमाते हैं कि मुझे 2 करोड़ रुपए की एक नई प्राडो गाड़ी लेके दी जाए। वो भी डॉक्यूमेंट के साथ आपको स्टोरी दिखाएंगे। और जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं आज इसको इंट्रो को ज़रा उसको मैं छोटा कर रहा हूँ, कि सदर ममनून हुसैन साहब ने एक खत लिखा है, या उनके किसी ने लिखा है उनके बिहाफ पे, जिसका हमारे पास खत भी मौजूद है। वो ये कहते हैं कि मुझे कोई संजीदगी से नहीं लेता, मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता। वो क्यों ये ऐसा महसूस करते हैं कि मुझे कोई सीरियस नहीं लेता, इस पर भी बात करेंगे। सो आज हमारे पास थोड़ा सा एक हैवी एजेंडा है, यमन है, कराची है, उसके बाद नवाज शरीफ साहब का गंदम स्कैंडल पे उनकी एक्शन उन्होंने कुछ लिए हैं, वो है, फिर गाड़ियाँ हैं, ये 35 MNAs हैं, और आखिर पे सदर ममनून हुसैन साहब हैं। लेकिन मेरा ख्याल है यमन से शुरू करते हैं। ज़रा आप बताइएगा कि एक बरह रास्त एक धमकी दी गई है जो कि वहाँ से UAE से आई है, उसके जवाब में जो मेरी कंसर्न है वो सिर्फ चौधरी निसार अली खान साहब, जिनको हम यहाँ पे अच्छा खासा एक तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं, अगर किसी ने जवाब दिया है उसका थ्रेट का, तो चौधरी निसार अली खान साहब ने दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर 2 अदद मौजूद हैं, वो ठीक एडवाइज़र हैं या उनका स्टेटस है, नवाज शरीफ साहब खुद भी थे, फॉरेन ऑफिस भी था, ये क्यों पिक किया गया है कि उनको चौधरी निसार अली खान साहब से ही धमकी उनको दिलवाई गई, जवाब बने उस पर रिएक्शन दिया गया धमकी की बजाय? मैं श्योर नहीं हूँ कि ये चौधरी निसार साहब से धमकी दिलवाई गई है, बल्कि ये मेरा ख्याल है ये सरप्राइजिंग बात थी कि इंटीरियर का क्या काम है। इंटीरियर का मतलब ये है कि इंटरनल मैटर्स, कि वो एक्सटीरियर के मतलब या खारजा अमूर के मतलब वो स्टेटमेंट दें, और आपका बिल्कुल ये कंसर्न्स जायज़ है इसके मतलब। मगर ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ कि UAE के मिनिस्टर के बाद के बयान के बाद एक कशीदगी तो आ गई थी। तो उसके बाद आज एक खबर छपी हुई है कि सऊदी अरेबिया ने हमारा एक जहाज़ वापस कर दिया। तो एक तनाव तो था, तो मेरा ख्याल है कि बड़ी आज की स्टेटमेंट बड़ी टाइमली थी। बुनियादी बात में जो 2-3 मेरा ख्याल उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। एक तो ऑफ कोर्स हमने जो एक डिसअपॉइंटमेंट तो UAE में और ये सारे GCC कंट्रीज़ में एक आई हुई थी कि जो हमारे से फॉर ग्रांटेड लिया गया था, और ये उम्मीद की जा रही थी कि जनाब हम तो हैं ही, फौजें भेजेंगे यमन के लिए। तो एक उनका दिल, जिस तरह आपका दिल टूटता है तो उनका भी एक दिल टूटा हुआ था। तो उसको जोड़ने के लिए मेरा ख्याल है, क्योंकि हम कोई फिजिकली उनको कुछ भी नहीं दे रहे, फौजें भी नहीं दे रहे, तो कम से कम गुफ्तगू की हद तक तो अदा कर सकते हैं। मगर मेरा ख्याल है वो पार्लियामेंट में जो बातें हुई उसकी तर्जमानी वो करती थी। एक अदा उसके अंदर नुकता था जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो ये कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि ईरान से हम कहेंगे कि वो अपना असर और रसूख जो है होती कबाइल के ऊपर इस्तेमाल करें। मेरा ख्याल है उसके अंदर सबसे मीनिंगफुल जुमला ही स्टेटमेंट के अंदर ये था, क्योंकि इससे पहले पार्लियामेंट की करारदाद में लफ्ज़ था कि हम गैर जानबदार रहेंगे, जिस पे बड़ा रिएक्शन था कि जनाब गैर जानबदारी क्या होती है। वो इस वक्त तो फिर स्टेटस को जो है अगर मेंटेन रहेगा तो वो होती बहुत टेरिटरी ले चुके हुए हैं। तो उसके बाद उसके अंदर एक इम्प्लीकेशन थी कि जब आप कहते हैं कि आपका इन्फ्लुएंस है वहाँ पे, तो एक इम्प्लाई ये कर रहे होते हैं कि जो सऊदी अरेबिया के इल्ज़ाम है और ख़बरें छप रही हैं कि जनाब ये ईरानियंस उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये खबरें भी छप रही हैं कि वो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के ऑफिसर्स, एक कर्नल और एक मेजर साहब पकड़े गए हैं। तो एक इंसिनुएट किस्म का पाकिस्तान ये कर रहा है कि ईरान वाकई ये कर रहा है। डायरेक्टली नहीं कहा कि आप ये कर रहे हैं ईरान को, मगर हम ईरान से कहेंगे कि वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करे होती के पास, कि उनका असर रसूख है। तो एक थोड़ा सा मुझे जी इस पे, सॉरी आपकी बात, आपने इसको एक बयान के कंप्रीहेंसिव, इसको मैं दूसरे एंगल से देखते हैं। जब यहाँ पे आ रहे थे ईरानियन ये फॉरेन मिनिस्टर आ रहे थे, उस वक्त ये कहा गया, और मुझे याद है अभी भी पढ़ा होगा, कि हम ईरान को समझाएंगे। उस वक्त आपको याद होगा हमने इसी शो में बैठ के कहा था, ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली
आप अब डिप्लोमेसी की दुनिया में आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते कि हम फलां मुल्क को समझाएंगे, या तो आप अब यूएसए हूं, आप अमेरिका हूं, सुपर पावर हूं। पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ये तकरीर में कह दिया था कि हम ईरान को समझाएंगे कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, पता क्या चला कि वो आए वहां से, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर है, उल्टा पाकिस्तान को समझा के चले गए, और वो काम उन्होंने करवाया है पाकिस्तान से, जो तो शायद मेरा ख्याल है वो सऊदीज का भी रिएक्शन सामने आ रहा है, या जीसीसी उनके कंट्रीज है उनका भी आ रहा है। जो वहां से मुझे लगा है, जो मैंने उनका पढ़ा था बयान, उनका यूएई के मिनिस्टर का, उन्हें खतरा ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है ये उसमें जंग में शरीक नहीं हुआ। वो फेयर एनफ, दुनिया में और भी वहां पे कह सकते हैं मुसलमान ममालिक के 52-56 के करीब शरीक नहीं हुए। उन्हें एक और खतरा है, और जिसका इजहार किया उसने मिनिस्टर जो पाकिस्तान में, उसको आप कह सकते हैं उसमें डिबेट उस तरह नहीं हुई। वो ये कहते हैं कि इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ खड़ा है। ईरान को अब वो एक बिग थ्रेट लेते हैं रीजन में, G7 के कंट्रीज जो हैं, और ईरान को एक शिया उस पर देख रहे हैं, हुकूमत के तौर पर देखते हैं, और उन्होंने इसको बकायदा, आप इसको प्रॉक्सी कहें वटेवर कहें, वो बड़े क्लियर हैं। हो सकते हैं हम क्लियर हैं या नहीं है, वो बड़े क्लियर हैं जीसीसी के कंट्रीज के। यहाँ पे जो हम जंग लड़ रहे हैं वो वहां पे होती इसके खिलाफ नहीं लड़ रहे, वो दूसरे को खिलाफ, वो अपने आप को ईरान के खिलाफ पिच करके खड़े हुए हैं। सो वो ये समझते हैं कि अगर आप हमारे साथ नहीं हो रहे, इट मीन्स को जो ईरान का इन्फ्लुएंस है वो हमारे रीजन में बढ़ रहा है, हमारी हुकूमतों को खतरे हैं, हमारी बादशाहों को खतरे हैं, आप लोग हमारे साथ नहीं खड़े हो रहे। जी 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 प्लीज। नहीं, आपने ये आखिरी जो बात की है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये हमारी बादशाहत को खतरा है। ये बिल्कुल आप ये शिया सुन्नी के तनाजुर में बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो अगर आप पिछले कुछ सालों की और 1-2 दहाई की जो है सऊदी पॉलिसी देखें, पॉलिसी देखते इसको, मैं सॉरी आपकी उस पर जा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इस पर डिबेट को जरा वो करें। वो ठीक है कि हमें नहीं देखना चाहिए इसको, न शिया सुन्नी को, क्यों हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन बाकी दुनिया तो इसको शिया सुन्नी ही कन्फ्लिक्ट देख रही है, नंबर 1। इवन जीसीसी कंट्रीज भी बड़े क्लियर हैं इस पे कि हम शिया सुन्नी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जहन में रखिएगा। वो इस पे उन्हें कोई शक नहीं है, कोई शकूक नहीं, और वो यहां तक भी कह रहे हैं कि होतीज को जितना भी, अभी मैं आज ये उसकी उमर वड़ाई साहब हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में भी रहे, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े अच्छे इंटरनेशनल वो जर्नलिस्ट हैं, अगेन अ वेरी गुड जर्नलिस्ट। आज उनका ट्वीट में पढ़ा था, उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को कोट किया, जिसमें बताया गया कि बाकायदा होतीज को जो असला है वो ईरान से सप्लाई हो रहा है। सो वो तो क्लियर है। वो हो सकता है आप और मैं कहते रहे, शुगर कोटेड कहें कि शिया सुन्नी लड़ाई नहीं है, जो हमारे अगेन इंटरेस्ट में है कि हम इसको दबा के रखें, हम इस पर ज्यादा बात भी ना करें शायद, लेकिन अरब ममालिक में कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। जो जंग लड़ रहे हैं ना वहां पे, उन्हें पता है कि असला कौन दे रहा है, ये क्यों दे रहा है, कहां से आ रहा है, शाम में कौन वहां पे सपोर्ट किसको कर रहा है। इसके बाद इराक का आप देख रहे हैं, इराक में किस तरीके का अगेन असला ईरान से आता रहा है। इवन शाम में हमने देखा है वहां पे ईरान उस कन्फ्लिक्ट में था, अब यमन में भी उसका ईरान का नाम आ रहा है। सो वो ये समझते हैं जीसीसी के ममालिक कि ईरान जो है, तमाम जो नेबरिंग वहां पे कंट्रीज हैं जीसीसी के, उसका किसी ना किसी जगह जरूर एक प्रैक्टिकल रोल है, सिर्फ वर्बल नहीं है। ये मैं उनको कोट कर रहा हूं जो वहां पे या रिपोर्ट्स आ रही हैं, या जो G7 के सारी जीसीसी के कंट्रीज हैं। सो इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल था कि अपने आप को न्यूट्रल ये रखता है तो भी फंस चुका है ये, अगर न्यूट्रल नहीं रखता तो ईरान के साथ अपनी आपकी बड़ी तवील एक बॉर्डर है, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि ईरान के साथ भी कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए, और ईरान आपको समझे कि आप शियों के खिलाफ वहां पे इत्तेहाद में वहां शरीक हो चुके हैं। सो इट्स अ वेरी डेंजरस एंड डेलिकेट सिचुएशन। नहीं, मगर ये मेरा ख्याल है इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि ये सारी जीसीसी की एक पॉलिसी है। इवन सऊदी अरेबिया की, सऊदी अरेबिया कई मुल्कों में वो सुन्नियों को या शियाओं का मसला नहीं है जितना कि ओल्ड ऑर्डर को। ये उमर वड़ाई साहब ने, जिनको इन्होंने न्यूज़ में जो आर्टिकल छपा हुआ है उसके अंदर इन्होंने भी जिक्र किया हुआ इस बात का कि उन्होंने फॉर एग्जांपल इजिप्ट के अंदर वो सपोर्ट कर रहे हैं इसको, सिसी को जो है, उस तरह ट्यूनिसिया में, लिबिया में ओल्ड ऑर्डर कजाफी के जो वहां पे जो है, इस आर्ग्यूमेंट को मैं मुकम्मल कर दूं कि वहां पे कर रहे हैं। मगर शाम के अंदर जो देखें, बशरुल असद के खिलाफ ईरान और जो है टर्की एक जगह है, और ये वहां पे इन सब के जो उसको आईएस को रोकने के मुफाद इकट्ठे हो जाते हैं। सो ये वेरी करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ये इस तरह इतना आसान नहीं है। सवाल पूछता हूं दुबई के हवाले से, हमारे वो वजीर चुप क्यों हैं जिनकी वहां जदादे हैं, जिनके बरखुरदार हैं वहां पे, जिन्होंने आधे से ज्यादा सुने प्लाजे खरीद लिए हैं, वहां पे उन्होंने माल खरीद लिए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के। ये बयान चौधरी निसार को देना पड़ेगा, जिनकी वहां पे विजिट्स होती हैं, जो वहां पे आते जाते हैं, माल कमाते हैं, वहां पे पैसे रखते हैं, अपने अपने बरखुरदार रखते हैं, औलादे रखते हैं, वो चुप हैं।
तो उनके नज़दीक अपने कारोबार जो है वो ज़्यादा कीमती हैं, अपने बच्चे जो रखे हुए हैं उन्होंने वहाँ पे दुबई में, वो ज़्यादा कीमती हैं। और अब जब बोलने का टाइम है तो चौधरी निसार का है, जो कारोबार करते हैं वहाँ पे एडवाइजरी पोजीशंस लेते हैं वो तो दूसरे लोग रहते हैं। मैं मसला बता दें, इसाक डार साहब से हम तवक्को रखते थे कि वो आएंगे सामने डट के बात करेंगे, डार साहब तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। अगेन लोग तो ब्लेम करेंगे कि उनके ह्यूज मैसिव उनके वहाँ पे इंटरेस्ट हैं, वहाँ पे दुबई में सो चुप हैं। डार साहब की लिस्ट में पीपल्स पार्टी भी डाल लें, और मेरा इतला है कि वो पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप थी उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि फौज भिजवा दी जाए, और उनको काफ़ी सारे जो है ना वादे खुफिया तौर पे मेरी ये इतला है कि कर दिए गए थे, और वो इसलिए कह रहे थे कि क्लोज डोर में कर लेते हैं, क्लोज डोर में कर लें। और वो डिसअपॉइंटमेंट थे कि पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई ने, क्योंकि वो इस तरह का माहौल कर दिया, इतना क्लियर स्टैंड ले लिया कि बाकी सबको इधर आना चाहिए। और मैं ये जरूर समझता हूँ कि यूएई का जो बयान थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया था, ये ऐसा भी नहीं है कि हम जो है ना इंटरडिपेंडेंस है कि जी वो हमारे ऑफकोर्स 10 बिलियन यूएई और सऊदी अरेबिया के मिला के वहाँ से आ जाते हैं रेमिटेंसेस, मगर ये नहीं है कि वो हमारे पैसे बंद कर देंगे, इतना आसान नहीं है। वो उनकी भी हमारे पास बड़ी डिपेंडेंस है, वो हमारी लेबर पे डिपेंड करते हैं। फिर हमारे उनके जो ये सारे आप 100 बिलियन जिक्र करते रहते हैं कि सिर्फ इस साल प्रॉपर्टी में पाकिस्तान का $100 बिलियन खर्च हुआ है, बेताशा इन्वेस्टमेंट भी है। दूसरा, सिंबॉलिकली पाकिस्तान जो है इस्लामिक दुनिया में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है, यूएई की सिक्योरिटी के लिए, जीसीसी की उसके लिए पाकिस्तान की सपोर्ट मैटर करती है। सो ये नहीं है आसान बात। निसार साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है। मैं क्योंकि आपसे एग्री नहीं हूं, जो आप बात कह रहे हैं कि यूएई पे वो हमारे ऊपर बहुत बड़े इंटरडिपेंडेंस है, इस पे बात नहीं है कि वो मैं जरा थोड़ा कराची के इशू पे थोड़ा टच करना चाह रहा हूं। इंटरडिपेंडेंस है दोनों का, ये इतना आसान नहीं होता कि एकदम से वो काट दें उसको। आपने आज जो वहां पे गिरफ्तारी हुई है, मैं जरा उस पे चाहता हूं, इस पे थोड़ी सी बात करते रहेंगे यमन सऊदी अरबिया, क्योंकि मसला जो है मजीद आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है मजीद इस पे संजीदगी की इसकी जरूरत। चैनल्स भी देख रहे थे बड़े बड़े, उन्होंने वो अपनी एक्सक्लूसिव करके चलाई। हमने मेरा ख्याल है 2-3 हफ्ते पहले इस पे पूरा एक डॉक्यूमेंट्स के साथ हमने दिखाया था। मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे ये कहने दें कि ये आपने सबसे पहले ये खबरें दी थी, और ये कि जनाब ये सारे बड़ा कुछ होने वाला है कि लंदन वाले इशू के ऊपर जो है प्रेशर आ रहा है, डॉक्यूमेंट्री वो दिया था, उसके बाद ये सिलसिला जारी है। तो मेरा आपसे बल्कि ये मैं सवाल, अगर आप मुझे इजाजत दें तो करना चाह रहा हूँ कि ये आपके उस कहने के बाद से एक तसलसल जारी है, और आज जो है 2-3 वाकयात हुए, ना सिर्फ कि ये मौजम अली साहब गिरफ्तार हुए, साथ में वो जो प्लाजा के अंदर आग लगी थी और 6 लोग जल के मर गए थे, फिर ये आबाद के चेयरमैन की गिरफ्तारी हो गई है। तो ये एकदम सडनली उसी तसलसल चल रहा है, और ये इलेक्शन से पहले जो है, कैसे इसको आप देख रहे हैं? आपको याद होगा जब हमने स्टोरी की थी और हमने पहली दफा हमारे चैनल ने हमारे प्रोग्राम में वो लेटर्स दिखाए थे जो ब्रिटिश हुकूमत या स्कॉटलैंड यार्ड ने इनको भेजे थे, पाकिस्तान को, एफआईओ को भेजे थे या हमारे इंटेलिजेंस के इदारों को, पूरे डिटेल 2 पेजेस भेजे थे जो हमने अपनी स्क्रीन पे उस वक्त दिखाए थे। उसमें उन्होंने ये कहा था, जब मेरी अपने सोर्सेस से बात हुई थी, कि ये जो है जो सवालात उन्होंने पूछे, तकरीबन ये मेरा ख्याल है जो मेरे पास डिटेल थी ये तकरीबन 9 के करीब थे। उन्होंने 9 इनको सवालात भेजे थे, कुछ डिटेल्स भेजी थी। उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी जो मेरे सोर्स ने मुझे बताई थी कि ये सारी कंप्लीट फाइल मौजूद है इनके पास, ये पड़ी हुई है। और सोर्स ने मुझे यहां तक भी कहा था कि जिस दिन यहां विफाकी हुकूमत फैसला करेगी, सिंपली हमने एक अदद इसको क्लिक करना है और फाइल उस स्कॉटलैंड यार्ड के पास पहुंच जाएगी। वो जो 3 नाम दिए गए थे वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और हमने ये नाम पहले बताए थे, अगर आपको याद होगा। उसमें जो 3 नाम उन्होंने वहां आइडेंटिफाई करके स्कॉटलैंड यार्ड ने इनको भेजे थे, एक नाम सबसे बड़ा था मोहसिन अली सैयद का, ये मेरे सामने पड़ा हुआ है जो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। उसमें मोहसिन अली सैयद थे, उसमें मोहम्मद काशिफ खान कामरान ये दूसरे थे, और तीसरे मुअज्जम अली खान थे जिनको आज गिरफ्तार किया गया। अब मेरे लिए थोड़ी सी इसमें ना 2-4 चीजें हैं। उन्होंने जो इनसे चीजें मांगी थी, इनका फोन नंबर भी दिया। अच्छा, एक ऐसे बंदे का नाम भी है जिसका जानबूझ के मैं इसका नाम नहीं ले रहा यहाँ पे, कि जो इनका फैसिलिटेटर था इनका। उसका आपका ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों में इस पे अभी मजीद इसकी और कड़ियां रहती हैं? अभी इसमें कुछ ना कुछ इस पे रहते हैं, इसमें मजीद डिटेल आने वाली है कि कुछ नाम उन्होंने यहाँ पे स्कॉटलैंड यार्ड ने बकायदा इसमें कुछ नाम और भी दिए हैं जिनको पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनसे कोऑपरेशन के तौर पर इस्तेमाल किया, उन्होंने उसमें ये मुलजिम के तौर पर नहीं लिया, और बड़ी सारी इंफॉर्मेशन जो स्कॉटलैंड यार्ड को चाहिए थी वो वहां से भी इनको मिली है। इनमें जो एक चीज कही गई थी जिसमें मैं थोड़ा सा उस पर आ रहा हूँ, उनकी मिसेज भी कह रही थी मुअज्जम अली की, और उनकी बेटी भी अभी बात कर रही थी। उसमें ये कहते हैं कि ये जो मुअज्जम अली जो है ये बाकायदा इनके घरों पर जाएं, इनके घरों पर छापे मारें, छापे मारने के बाद इनके घर पे कोई कंप्यूटर मिल जाए, कोई टेलीफोन मिल जाए, या कोई ऐसी कोई चीज मिल जाए जो इससे साबित होती हो कि ये लोग जो है प्लानिंग
और इसकी फैसिलिटेशन में इसमें शामिल थे जो मर्डर हुआ था 2012 में। FIA ने जो मेरी इतलात है उस वक्त छापे मारे थे, बाकायदा इनके घरों पे मारे गए, वहाँ से चीज़ें निकाली गई, इनके कंप्यूटर कब्जे में लिए गए, इनके लैपटॉप थे, इनके टेलीफोन से, इन्होंने टेलीफोन नंबर्स भी दिए हुए। सो प्रॉपर एक फाइल वहाँ पे तैयार हुई थी और गिरफ्तारें उस वक्त से 2 लोगों की शो की गई थी, जिनमें एक मोहसिन अली सैयद थे और दूसरे मोहम्मद काशिफ खान थे। नहीं, गिरफ्तारियां जो है अभी तक वो डिक्लेयर नहीं की। आज भी ना करें, लेकिन मेरी पक्की नहीं, वो तो आपकी तो बिल्कुल ठीक है। मैं चौधरी निसार साहब से जो पूछा गया, उन्होंने खास तौर पे कहा कि ये किसने कहा, अभी भी ऑन नहीं की उनकी गिरफ्तारियां। वो आपकी सरकारी तार पर ने वो कुछ भी कहते रहे, जो मेरे पास इतला है और पक्की इतला है वो ये है कि 2 गिरफ्तारें इन्होंने की थी। मेरे सोर्स तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि एक अदद इनमें से जो है शायद वो जिंदा भी नहीं है। ये मेरा सोर्स तो यहाँ मैं लास्ट टाइम भी कहा था, आपने ये कहा था बिल्कुल। लेकिन मेरे लिए हैरानी की बात, ब्रेक पे हमने ब्रेक पे जाना, लेकिन उससे पहले मैं ये कहता जो मुझे जो बात मेरे लिए कंफ्यूजिंग है थोड़ी सी, कि जब आपको स्कॉटलैंड यार्ड ने ये लेटर लिख दिया था, और आज का नहीं लिखा हुआ, ये अच्छा खासा पहले का लेटर है, उसमें मुअज़्ज़म अली खान का नाम था। आपने 2 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया, आपने तीसरे मुअज़्ज़म अली खान को उस वक्त गिरफ्तार क्यों नहीं किया था? अब क्यों आपने गिरफ्तार किया? आपने मेरे सवाल का जवाब की टाइमिंग, इसकी इलेक्शन से करीब, ये सारी एक्टिविटी जो है ना बीच में ही रह दिया। ब्रेक के बाद जो है ना किसी और इशू पे बात करते हैं। बहरहाल वो इस पे बात करेंगे। इत्तेफाक था, अभी है टाइम हमारे पास? टाइम हमारे पास नहीं है, एक ब्रेक लेनी है, क्योंकि मेरे जहन में ये सवाल अभी तक खड़ा हुआ है कि जब आपने वहां पे ये मोहसिन अली सैयद को गिरफ्तार किया, काशिफ को किया, जो स्कॉटलैंड यार्ड से लेटर आया, उसके साथ एक और नाम भी था कि इसको भी आप इसको ट्रेस करें, वो मुअज़्ज़म अली खान का था। आज आपने उसको जाके कुछ साल 1.5 साल बाद उसको ट्रेस किया है। 2 लोग तो आपने ट्रेस कर लिए थे, तीसरा बंदा आज आपने ट्रेस किया है। एक मेरा ख्याल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर आपको मजीद कुछ स्टोरीज भी हैं, कुछ स्कैम्स भी हैं, कुछ फॉलो अप्स भी हैं, एक ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद दोबारा आपके पास हाजिर हैं। आमिर साहब, आज एक फॉलो अप कह लें या इसको वट एवर जो कह लें, आपको याद होगा कि यहाँ पिछले हफ्ते एक स्कैंडल हमने ब्रेक किया था गंदम का। उसमें 2-3 स्कैंडल थे, एक भी नहीं था, और 3-4 वो मिक्स हो गए थे, तो लिहाजा एक बड़ा स्कैंडल बन गया था। एक तो हमने उसमें यह बताया था कि यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त 12 लाख टन के करीब ये गंदम पड़ी हुई थी, अभी पड़ी हुई है, और आपका नया ये क्रॉप सीजन शुरू हो गया है, आपकी हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है, और इससे भी बड़ा एक मेगा आपका आने वाला बरहान आने वाला, उस पर भी हम आने वाले दिनों में बात करेंगे। वो खैर स्कैंडल ये था कि यहाँ पे 12 लाख टन पाकिस्तान के गोदामों में पड़ी हुई थी गंदम, पंजाब और सिंध में। तो हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है, हमारे फ्लोर मिल्स वाले जो हैं, उनको पाकिस्तानी किसानों से इतनी नफरत थी, इतनी चिढ़ थी, उन्होंने कहा जी इनकी गंदम तो हम खरीदते नहीं है। उन्होंने रूस और यूक्रेन से मंगवा ली। वो मंगवा के उन्होंने यहाँ पे बकायदा, पता ये चला कि वो घटिया गंदम थी, घटिया क्वालिटी गंदम थी। ये उसमें सिंह जो थे, कैम अली शाह, उन्होंने खत लिखा जिसकी कॉपी हमारे पास मौजूद है कि घटिया गंदम है जो इन्होंने मंगवाई है। खैर, वो मेरा ख्याल बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को पता है भी क्या स्कैंडल था कि इन्होंने उल्टा उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय कि वो हमारा प्राइवेट सेक्टर फ्लोर मिल्स वाले, जिन्होंने बहर से 7 लाख टन, 12 लाख टन पहले पड़ी हुई है, 7 लाख ऊपर से आ गया, टोटल कितना हो गया सर? 19 लाख टन पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है। आपकी नई फसल तैयार हो गई, आपकी 28 मिलियन की टन की उसकी वो आ रही, प्रोजेक्शन आ रही, अभी आपके अप्रैल मई में 28 लाख टन मजीद आ गया। सो पाकिस्तान दुनिया का शायद ये उन चंद मुल्कों में होगा जिनके पास जहाँ 40 लाख टन से ज्यादा गंदम होगी। आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी भी नहीं है। वो खैर एक और बड़ा एक बहरान है, क्राइसिस, उस पर हम आने वाले दिनों में उस पर बात करेंगे, और अच्छी खासी उसमें डिटेल्स हैं कि पाकिस्तान के किसान को कैसे एक नया यहाँ पे बहरान उनके लिए आने वाला है, और अरबों का इसमें मामला है। वो एक और स्टोरी है, उस पर बाद में करेंगे। अब नवाज शरीफ साहब ने इसके बाद एक एक्शन लिया है, या उनके नोटिस में लाया गया है कि जनाब इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में इस तरह का एक फैसला हुआ है जिसमें उन्होंने बैठ के उन्हीं ही प्राइवेट सेक्टर के लोगों को जिन्होंने इस मुल्क को डबोया है, मैं कहूँगा डबोया है, ये आप मेरी बात याद रखिएगा, ये प्रोग्राम पे रिकॉर्ड हो रही है, कि आप जरा मई आने दें, देखिएगा कि कितना बड़ा बुरहान इस मुल्क में आने वाला है कि किसानों की गंदम कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि पहले स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। 7 लाख टन उनके पास फ्लोर मिल्स के पास पड़ी हुई है, 12 लाख टन आपकी हुकूमत के पास पड़ी हुई है। ये अच्छी बात नहीं है। आप समझते हैं कि एक हमारे यहाँ तो ये दबा दी जाती हैं चीज़ें कि प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया है, तो वरना नोटिस कौन लेता है? और आपकी खबर पे लिया है, तो ये आप इतना ज्यादा नाराज होने की बजाय थोड़ा सा मुस्बित बात है। जहाँ ठीक बात हो उसकी कई दफा बांध लेना चाहिए। सर, हम उसी पे देते एप्रिसिएशन भी करेंगे, और मेरा ख्याल है उन्होंने जो बंदे लगाए हैं, अगर मुझसे पूछें बंदे कौन कौन है ये बता दें। 2 लगाए गए हैं, वो भी बड़े इंतहाई नॉन सीरियस और बड़े सारी नो नॉनसेंस
नो नॉनसेंस है, आई एम सॉरी कि मैं वो गलत कह गया, मैं दोनों सीरियस आदमी है और मेरे हिसाब से हो सकता है उनकी बहुत सारी चीजों में मुझे एतराज हो, लेकिन कौन से हैं बंदों के नाम? एक दानियाल अजीज साहब हैं, हाँ। दूसरे बैरिस्टर जफरुल्लाह खान साहब हैं, और दोनों इंटेलिजेंट लोग हैं। उनके हो सकते हैं पॉलिटिकल फिलासफी पे हमें इतराज हो, उनकी बहुत सारी और चीज़ों पे हम इतराज करते भी रहते हैं हमारी लड़ाई। तो मेरा ख्याल है कि ये कम से कम उम्मीद की जा सकती है कि दानियाल अजीज जो हैं और बैरिस्टर साहब जो है, ये शायद इन्वेस्टिगेशन में से कोई फेयर रिजल्ट निकला है, वरना पाकिस्तान की हिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी बनाने की कोई अच्छी नहीं है। जो आज तक 500-700 पता नहीं हुई हुई हैं, कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं आया। मुझे कम से कम उम्मीद है कि दानियाल कम से कम जो है ना, बैरिस्टर साहब दोनों बैरिस्टर जफरुल्लाह जो है वो भी अच्छे दोनों फेयर आदमी, वो अपनी रिकमेंडेशन देंगे मेरा ख्याल है। आगे प्राइम मिनिस्टर साहब डंप करेंगे जैसे माजी में होती रही हैं, ये एक अलहदा कहानी अभी बाकी है। ये लेटर जो आप देख रहे हैं जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी हमारे पास मौजूद है, ये फवाद हसन फवाद साहब का लिखा हुआ है, जो उन्होंने ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को भी लिखा है, फूड डिपार्टमेंट्स भी हैं, एक बड़े लेवल की इंक्वायरी ऑर्डर की गई जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एडिशनल सेक्रेटरी हैं फवाद साहब जो हैं। इसमें जो वहां पे 2-4 चीजें मिसिंग हैं जो मैं समझता हूँ, जिस पे पर जलेंगे दानियाल अजीज के भी जलेंगे और उस पे बैरिस्टर हमारे जो है जफरुल्लाह के भी जलेंगे। आप पूछें कैसे? ये सारे का सारा जो खेल खेला गया है ना सर, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में खेला गया है। ये जितना बड़ा स्कैंडल आया है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आई कैन प्रूव इट। ये मैं बकायदा टीवी पे कह रहा हूं, मैं ऐसे कोई बैठ के भड़क नहीं मार रहा यहाँ पे, ये कि मैं प्रूव कर सकता हूं कि इस स्कैंडल में जो बड़े से बड़े लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं। इन दोनों में जो मैं समझता हूं इनके पर जलेंगे और ये वहां तक नहीं जा सकेंगे। माजरत के साथ दानियाल के साथ भी, जिस तरह पीएसओ के अंदर बैरिस्टर साहब के साथ भी, पीएसओ की इंक्वायरी में भी ऐसा ही हुआ। आप इसमें फंसाएंगे किन लोगों को, जो अभी से मुझे लग रहा है। इसमें कहीं पे इस लेटर में फवाद हसन फवाद साहब ने ये नहीं लिखा कि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में ये फैसला हुआ, इसमें सब्सिडी दी गई, इसमें उन्हीं लोगों को फेवर की गई प्राइवेट सेक्टर को जिन्होंने आके इस मुल्क को तबाह किया और उन्होंने घटिया क्वालिटी गंदम मंगवाई है। ईसीसी का कहीं पे नाम ही नहीं है इस पूरे लेटर में। यह है कि ब्यूरोक्रेसी कैसे आके प्रोटेक्ट करती है। सो मैं पूछना चाहता हूं फवाद हसन फवाद साहब से, बड़ा अच्छा काम किया, नेक काम किया, कि जहां से ये सारा मसला खड़ा हुआ है आपने उसको तो टच नहीं किया। क्या ये जुर्रत देंगे आप इसको दानियाल अजीज को और जाके बैरिस्टर साहब को कि ये इसाक डार साहब से कुछ सवाल पूछ सकें? मैं अब नाम लेना शुरू करता हूं कि सर आपके पास ये 3 समरीज आई थी, अगर दानियाल के पास नहीं है तो मैं पेश कर दूं उनको, हो सकता है रिकॉर्ड गायब कर दिया जाए, हुकुम में हो जाता है। दानियाल हमारा दोस्त है, इंटेलिजेंट आदमी है, तो मैं भी उनको दे सकता हूं कि सर ये भी जरा आप अपने साथ रख लें, कि उनसे पूछा जाएगा सर ये आपने कैसे फैसला किया है। और उनको ये पूछना चाहिए, इसाक डार साहब को बुला के इंक्वायरी कमेटी को, उनके पास भी नहीं जाना चाहिए। इसाक डार साहब हम मस्ट अपेयर बिफोर दिस कमेटी, इन्हें लेटर जारी करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने अथराइज किया, ये कोई किसी बच्चे का कोई मजाक नहीं, अरबों रुपए का मामला है। ये उनको समन करें कि डार साहब आप हमारे पास तशरीफ लें, हम दोनों इंक्वायरीज कर रहे हैं, हमारे पास मवाद है। ये 3 समरीज पड़ी हैं, आपने 3 फैसले किए इन तीनों समरीज पे, बड़ा इंटरेस्टिंग। एक समरी पे एक फैसला, ये दूसरी पे दूसरा फैसला, तीसरी पे जनाब ये तीसरा फैसला। डार साहब से जरा पूछ लें, जस्टिफाई करके दें। एक इशू है, आपने इन तीनों पे आपने 3 फैसले कैंसिल किए हैं? आपने बड़ी मजेदार बात की कि दानियाल हमारा दोस्त है, तो मैं ऐसे सोच रहा था वो जो कहते हैं ना कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमान क्यों हो। दानियाल एक फॉरेन क्वालिफाइड आदमी है, उससे मैं अगेन आई वुड से कि मैंने उसके खिलाफ कॉलम लिखे हैं, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, मैंने टीवी पे भी बात की है, उन पर तनकीद भी कर दो। लेकिन जहां पे दानियाल के कंधों पे एक बड़ी एक वो आके पड़ा हुआ है, बोझ पड़ा है, एक कौम का बोझ है, या नवाज शरीफ साहब ने बोझ डाला है। आप बता रहे हैं कि उस जनाजे का वजन बता रहे हैं कि जो उसके कंधे पे डाल दिया गया है कि उसका वजन उठाने से पहले बताना चाहिए कि दानियाल खुद एक अदद आपको पता है किसान का बेटा है। हाँ, चौधरी अनवर साहब को सब जानते हैं। सो बात यह है कि जो किसानों के साथ हाथ किया गया है, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि मई का इंतजार करें, मैं फिर इसको रिकॉर्ड पे ला रहा हूं कि मई में इतना बड़ा बुरहान आपका गंदम का आने वाला है कि किसान आपके सड़कों पे होंगे। इनकी गंदम किसी ने नहीं खरीदनी, इसलिए नहीं खरीदनी कि दोबारा बैंकों से आपने अभी भी उनके पिछले अरबों रुपए वापस नहीं किए, आप नए वहां से बैंकों से कैसे कर्जा लेंगे? ये बहुत बड़ा क्राइसिस है, और इसको पैदा करने वाले सर मेरे ख्याल में 3 लोग हैं। आपके पंजाब के वजीर आला साहब, उनके लेटर मौजूद हैं, आपके सिंध के वजीर आला साहब, उनके लेटर जहां रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। बल्कि सिंध का तो इसलिए ज्यादा बनता है कि उसमें उन्होंने ये पॉइंट आउट किया था कि घटिया क्वालिटी गंदम है। और तीसरा इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का बनता है, उनका भी हमने अभी अब हम
हमने पिक्चर्स दिखानी है वो जिन्होंने अपने फैसले किए थे उस दिन कि नहीं कि इनके खिलाफ आप नैब को केसेस रेफर करने के बजाय इन पर मुकदमे करने के बजाय फ्लोर मिल्स वाले या प्राइवेट पार्टी जिन्होंने घटिया गंदम मंगवाई है जैसे यूक्रेन से या रशिया से, आपने उनको कैसे सब्सिडी दी है $55 पर टन, आप कैसे फ्लोर मिल्स को दे सकते हैं जिन्होंने रूस और वह यूक्रेन से घटिया गंदम मंगवाई है, उनको कैसे दे सकते हैं? मतलब अब ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि इस मामले में कहां से कड़ियां मिलती हैं। पहले फैसला होता है कि टीसीपी के जरिए हम ये मंगवाएंगे और रिकमेंडेशन भी आती है कि इनको पैसे दें, यकदम आप फैसला चेंज करके कहते नहीं टीसीपी को छोड़ें, वो भाड़ में जाए, हम जो अब बैर भेजेंगे, आटा भेजेंगे, वो हम ये फ्लोर मिल्स के जरिए भेजेंगे। तो सर इसमें बड़े बिग गन्स इन्वॉल्व हैं। दानियाल साहब ने एक बहुत बड़ा भारी पत्थर उन्होंने उसको वो क्या कहते हैं उठाने की उन्होंने कसम तो खा ली है, तो लेकिन ये टेस्ट बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें अगेन आई एम सेइंग बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें कोई मामूली लोग नहीं है। इसमें चेयरमैन ईसीसी जिसने प्रिजाइड किया है, सबसे बड़ी लंबी एक इनकी मीटिंग होनी चाहिए जिसमें एक लंबा आपको क्वेश्चनर देना पड़ेगा इसाक डार साहब को, और साथ में सॉरी मैं लास्टली करता हूँ फिर आपसे कमेंट चाहता हूँ, जो वो एक और साहब है यहाँ पे जिनका नाम डॉक्टर वकार मसूद है, उनको भी इनको इन्वेस्टिगेट और इंक्वायर करना चाहिए कि आप जो फाइनेंस के सेक्रेटरी हैं, आप उसमें ईसीसी में बैठते हैं, आप ये मुल्क और कौम के आप बैठ के मफादात की ये प्रोटेक्शन करते हैं, नोइंगली आप बैठ के आपको अपोज करना चाहिए था और बाकायदा मिनट्स में लिखवाना चाहिए था कि मेरी तरफ से वजारत की तरफ से अपोज है, हम सब्सिडी ऐसे लोगों को नहीं देंगे जिनने बैर से घटिया गंदम मंगवाई है। वो भी चुप रहे हैं। उसके बाद सिकंदर बोसन साहब जो उस दिन मुझसे लड़ रहे थे, उसके में अब उनका भी पोर्शन रहता है कि सर वो भी करना है, वो भी सोए हुए हैं वहां पे ईसीसी के मीटिंग में। सीरत असगर साहब एक और जकूटा जिन, और बड़ी लंबी इनको उनके साथ एक गुफ्तगू की जरूरत है कि आप उस मीटिंग में क्यों नहीं लड़ते, बैठ के बात क्यों नहीं करते, आप अपोज क्यों नहीं करते, आप यहाँ पैसे लेने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे सारे। आपका ये ख्याल है कि ये जो इंक्वायरी है ये इन लोगों को जिस तरह के हमारे यहाँ नैब के अंदर होता है बचाने के लिए की गई है, डंप करने के लिए? इससे पहले कि आप जवाब दें, थोड़ी सी मैं आपकी तस्दीक कर दूं कि वो चौधरी अनवर अजीज साहब का आपने सही कहा कि किसान वो किसानों के दोस्त तो ज़रूर है, मगर काश्तकारी के अलावा कम काश्तकारी मेरा ख्याल उन्होंने कम की है, सियासत जो है दानिश्वरी वकालत और सारा कुछ किया है, बस वो है। मगर ये मैं सवाल बताएं कि ये क्या आप सर मेरा ये ख्याल है, मैं कल उस पर लेके आएंगे तफसील से, आज आपने आज का हमारा टॉपिक चले आज कर लिया है। आपको याद है नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट का स्कैंडल जब सामने आया था, उस वक्त वजीर आजम साहब ने इंक्वायरी ऑर्डर की थी, और इंक्वायरी किन के खिलाफ ऑर्डर की गई थी पता है आपको? फैसला करने वाले कौन थे उसमें जिनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही थी? वो फैसले करने वाले इसाक डार साहब थे और साथ में एहसन इकबाल साहब थे, जिन्होंने फैसले किए थे कि उन्होंने प्रोजेक्ट अप्रूव भी किए, उसके बाद उन्होंने उस प्रोजेक्ट की कीमत भी बढ़ा दी और बाकायदा पेमेंट्स भी करा दी, और उन्हीं के जरिए इंक्वायरीज करवाई गई, और इंक्वायरीज में बाकायदा साबित कर दिया कुछ हुआ ही नहीं है, और वही प्रोजेक्ट रहा। और आपको याद होगा वो 58 बिलियन रुपीज की इंक्वायरी थी कि ये 12 से 22 और 22 से 58 अरब कैसे हुआ। अब तो 100 रुपए से काम ऊपर चला गया सर। सो ये जो बैठे हुए हैं सरकारी अफसर बैठे हुए हैं, ये निचले ये लेवल पे मिल के सीरत असगर बच जाएगा, या मोहम्मद अली नेकोकारा नहीं बचा, वो पुलिस अफसर का था वो नहीं बचा, यहाँ डीएमजी बचाएगी, क्योंकि ये जो सीरत असगर साहब हैं ये बाकायदा डीएमजी के अफसर हैं, लिहाजा इनको बचाने के लिए डीएमजी पूरी ऑल आउट जाएगी। मोहम्मद अली नेकोकारा नहीं बच सकता था क्योंकि पुलिस ग्रुप का था। इसलिए जनाब ये तो मेरा ये ख्याल है, ये अगर दोनों डट भी गए, जो वो अगेन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ दानियाल भी डट जाएगा, उसमें है आई होप कि वो खड़ा रहता है, और उनमें भी है बैरिस्टर साहब ने भी, इस कौम के साथ पहली दफा इंसाफ होने दें। आपकी रिकमेंडेशन पे अमल होता है नहीं होता, आप इंसाफ के साथ जाएं, आप उसके साथ जाएं, अपनी फेयर इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बाद उनके पास आप रिकमेंडेशन करें। लेकिन लास्टली ये है, वो कहते हैं ना खुरा, ये खुरा जिस घर में जाएगा ना उसके खिलाफ ना दानियाल साहब उस पर अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, ना बैरिस्टर साहब दे सकते हैं, ना नवाज शरीफ साहब उनके खिलाफ कोई एक्शन कर ले आगे कर सकते हैं। वही हो रहा है कि जो कि इस तरह की पहले 50 इंक्वायरीज का हुआ है हाल, तो ये उस तरफ जा रहा है। आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इसको एक और मुझे बताएं, अगर चाहते वजीर आजम साहब जब उन्होंने किसी इंक्वायरी पे नहीं करना होता, जो बात आप कह रहे थे, फिर इंक्वायरी ऑर्डर करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, मैं अभी तक इसको दोबारा मैंने सारी फाइल डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि ये सिंध और पंजाब जिन्होंने खुद कहा है कि हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं गंदम, हमें सब्सिडी दी जाए, जिस पे इन्होंने 23 जनवरी को मान भी गए कि इनको सब्सिडी दे दें 50 की, वो कैसे मान गए कि नहीं कि अब जो एक्सपोर्ट होगी वो ये पंजाब और उसके सिंध के जरिए नहीं होगी, बल्कि ये उन्हीं ही मिलों के जरिए होगी जिन्होंने बाहर से मंगवाई हैं। ये फैसले इस मुल्क के,
और ये जहन में रखें, मुझे चले मान लेते हैं कि आपकी पंजाब की हुकूमत जो है ये किसानों की दोस्त नहीं है, उसमें तो शक नहीं है, फेयर एनफ, वो बिजनेस ओरिएंटेड है, बिजनेस फ्रेंडली है, शहरों की जमात है। मुझे सिंध का बता दें, सिंध में क्या हो रहा है सर, कि सिंध की जमात जो है, पीपल्स पार्टी जो अपने आप को बड़ा कहती है कि हम गरीबों की जमात है, किसानों की जमात है, उनका रवैया देखें। इससे बड़ा जो दुख वाली बात है जिस पे अभी हम स्टोरी करने आएंगे कि जब लाखों करोड़ों के फायदे लेने हों हमारी एमएनएज ने, हमारी पार्लियामेंट में, ये लोग कैसे लेते हैं, जो अगली स्टोरी पे अभी हम आएंगे, ये ब्रेक के बाद हम आएंगे। ये जहन में रखें कि हमें कहा जाता है कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट जो है ना किसानों से भरी हुई है, ये जिम्मेदारों से भरी हुई है। सर इतना बड़ा स्कैंडल आ गया है, आपकी एग्रीकल्चर की, आपकी सेनेट की जो ये कायमा कमेटी है उसके सेनेटर खामोश हैं। जमींदारों में और जो है ना किसानों में फर्क होता है, वो भरी हुई है बड़े जमींदारों से, एग्रीकल्चर किसानों का नुमाइंदा वहां कम ही है। एग्रीकल्चर सर, आपकी उसमें कौमी असम्बली की आपकी कैमा कमेटी में 20 मेंबर बैठे हुए हैं सर, एक ने भी इसको टेकअप नहीं किया। एक तो सारे ही उनमें से एक गरीब किसान बता दें, वो सारे इतने बड़े जमींदार हैं कि उनका उतना नहीं फायदा होता। इसके अंदर मेरा ख्याल जो 20% या 25% जो रेगुलेटरी वाला जो है ना, वो बड़े किसानों को फायदा देने के लिए ब्रेक पे जाने, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बात बताता हूं कि कैसे और कौन उनका तहफ़्फ़ुज़ करेगा। शाहमूद कुरैशी साहब थे, अब वो किसानों के हक में बात करना अपनी तौहीन समझते। किसी जमाने में फैप बनाई थी, फार्मर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने जनरल मुशर्रफ से फायदे लिए फैप ने, और खुद भी अपने नुमाइंदों का फायदे लिए, उसके बाद वो गायब हो गए। एक बचा के थे आसिफ जरदारी साहब, जो पीपल्स पार्टी जो किसानों की बात करती थी। जब पीपल्स पार्टी का सरबराह भी 17 शुगर मिलों का मालिक बन जाएगा, उसके बाद किसानों की बात करना। आसिफ जरदारी साहब कभी किसानों की बात करते थे, ये मैं पहली दफा पीपल्स पार्टी तो करती, पीपल्स पार्टी अब वो बहुत बड़े बिजनेस। आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी में थोड़ा सा फर्क डालें, चलो डाल देते हैं सर। एक ब्रेक लेनी है मैंने आमिर साहब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कुछ गाड़ियों का स्कैंडल है, 35 नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, किन के लिए खरीदी जा रही हैं, एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। जी ब्रेक के बाद दोबारा आपके पास हाजिर हैं। जी आमिर साहब, अभी एक स्कैंडल से हमने कहा लोगों को थोड़ी सी उनको सांस लेने की, उनको मेरा ख्याल है टाइम मिल गया होगा, ब्रेक्स में मिल गया होगा। एक और बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के कोई फैक्ट्स हैं, फिगर हैं। आप भी पार्लियामेंट जाते रहते हैं, पार्लियामेंट के बहुत सारे रिपोर्टर्स हमारे दोस्त जाते रहते हैं, और हमें किसी को पता नहीं चलने देते कि अंदर खाते बैठे ये लोग क्या कर रहे हैं, और क्या क्या इजलास हो रहे हैं, क्या क्या वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। इंटरेस्टिंग एक स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है। वो ये है कि एक यहाँ पे इजलास हुआ है सर, जिसके ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। अगर ये स्पीकर कौमी असम्बली साहब अगर वो जुर्रत फरमाएं कि नहीं जी आप गलत कह रहे हैं और आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर ठीक नहीं है, तो इज मोर देन वेलकम, वो तो तशरीफ ले आए। एक 25 मार्च 2015 को सर एक इजलास हुआ, जिसकी जो सदारत जो है वो फरमाई यहाँ पे स्पीकर कौमी असम्बली जो है सरदार एजाज सादिक साहब ने। उन्होंने आके यहाँ पे इजलास का फाइनेंस कमेटी का हुआ, उसमें बड़ी सारी चीजें, बड़ी सारी खबरें हम एक एक करके ब्रेक करेंगे ताकि लोगों का हौसला जो है ना जमहूरियत पे कायम रहे, वो इधर उधर ना हो जाए कि यार क्या आप फिर बैठ के जमहूरियत को हमने असल में ठीक कर रहे हैं। हमारा ये स्पीच पे जो है बहुत कम लोग समझते हैं, कंसेंसस है, इसको उल्टाना नहीं है। हमारा मकसद कोई आगे जमहूरियत को खतरा में नहीं डाला, बल्कि जमहूर पसंद सो कॉल्ड जो है इनको जरा समझाना है कि इस कौम मुल्क पे जरा रहम फरमाए और जमहूरियत को आप लोग चलने दें, आप लोगों की वजह से खतरे में। मसलन इजलास में जब यहाँ पे 25 मार्च को हुआ, उसमें एक रिक्वेस्ट की, जो डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं मुर्तज़ा अब्बासी साहब जो हैं, उन्होंने कहा जनाब कि मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ वो बड़ी पुरानी हो गई गाड़ी, तो मेहरबानी फरमाए मुझे एक नई गाड़ी लेके दें। ये बाकायदा इजलास में है। जरा इजलास सुनने से ही कि ये कमेटी मिल रही है मीटिंग के, आप जरा आप उनकी प्रायोरिटीज देखें, उनका एजेंडा देखें। अब्बासी साहब फरमाते हैं जो मैंने गाड़ी चला रहा हूँ वो गाड़ी हो गई है पुरानी, तो मेहरबानी फरमाए मुझे एक अदद नई गाड़ी दें। पूछा गया इजलास में जी आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, आपको टोयोटा चाहिए, होंडा चाहिए, या और दूसरी जो गाड़ियां आम चलती हैं वो चाहिए, कोई 13-20 लाख की, 15 लाख की, वटेवर। उन्होंने कहा नहीं भी मैं हूं डिप्टी स्पीकर, मुझे 2 करोड़ रुपए की या प्राडो चाहिए। और प्राडो इन्होंने वहां पे बैठ के अप्रूव किया है कि डिप्टी स्पीकर जो है, जो एमएनए बनने से पहले मेरा ख्याल इन्होंने कभी प्राडो नहीं देखी होगी, वो हमारी तरह आम गाड़ियों पर सफर करते होंगे, आई होप सो। आपका ख्याल है? मेरा ख्याल है आपकी उनकी टैक्स रिसीट करके बात कर रहे हैं। मुझे कोई एमपी एमएनए कम ही मिला है जिसके पास ये प्रोटोटाइप गाड़ी ना हो। चले अगर आपके पास थी तो फिर आपको, मेरा आपके पास उनकी टैक्स रिटर्न्स भी शायद मौजूद है, पता नहीं। 2.5 लाख रुपया टैक्स देते हैं, हम आपको डिटेल भी देंगे। 2.5 लाख रुपया टैक्स देते हैं। उन्होंने 2.5 लाख रुपया साल में दे के, जो मुझसे 10 गुना शायद कम होगा उनका टैक्स, उन्होंने 2 करोड़ रुपए की गाड़ी वहां बैठ के ले ली है। 2.5 लाख रुपया टैक्स दिया है और उन्होंने बैठ के 2 करोड़ रुपए की गाड़ी ले ली अवाम के टैक्सेस से। आगे सुनते हैं, होगी अप्रूवल। वहां पे और बैठे स्पीकर साहब ने कहा जी कि एक और बड़ा मसला है,
ये अयाज सादिक साहब हैं जिनको बड़ा अच्छा समझते थे जी, बड़े अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इनके ऐसे ऐसे मैंने भाषण सुने हुए हैं, ऐसी तकरीरें सुनी हुई हैं कि लगता था इनसे ज्यादा दर्द दिल तो रखते ही कोई नहीं है पाकिस्तान में, और कौम के टैक्स ज्यादातर वो रेलवे के मुतालिक भाषण होते थे जहां थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ थोड़ा जाता सा उनका नेस्पाक के हवाले से बड़े बड़े स्कैंडल हैं, बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं, कैसे मिनट्स उसमें चेंज किए गए पीएससी के, वो लंबी कहानी फिर किसी वक्त हम ले आएंगे। इनके इमन समदी जो है, इनके इफ्तिखार अहमद खान साहब जो है, जो बचाया हुआ है जिनको, वो नेशनल पुलिस फाउंडेशन के फ्रॉड हुआ था 4 अरब रुपए वाला अंजुम अकील साहब का, उसमें को अक्यूज हैं। और नैब जो बड़े यहाँ पे आजकल बड़े बड़े अपनी एक्टिविटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नैब को भी जरूरत नहीं हो रही कि इनके समधी को जाकर टच करें इफ्तिखार साहब को कि आपने 4 अरब रुपए का स्कैंडल किया, आप एमडी थे, वो कैसे किया। खैर वो स्टोरी दूसरी तरफ चल पड़ेगी। खैर इन्होंने वहां पे फरमाया जी मेरे पास ये 35 एमएनएज आए थे, सुनने हैं कि इस मुल्क को ये कैसे बैठ कर लूट रहे हैं, जो टक्के का टैक्स नहीं देते, और हमने इनके टैक्स डिटेल्स भी निकलवाई हैं। उन 35 एमएनएज ने कहा जी कि हम यहाँ चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटीज बन गए, हमें नई गाड़ियां दी जाएं। और सरदार स्पीकर साहब जो हैं ये बड़े समझदार निकले, इन्होंने कहा जी सारा बर्डन अपने ऊपर मलबा में नहीं लेता। इन्होंने एक लेटर लिख दिया वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब को। आप उनके फोटोज देखें जिनको नई नई गाड़ियां मिल रही हैं, इनके टैक्सेस की डिटेल भी आपको बताएं तो शायद आप लोग ये हैरान होंगे कि एक आम आदमी से भी कम टैक्स देते हैं। इन सब के लिए नई नई गाड़ियां ली जा रही हैं जिनके फोटोज आप इस वक्त अपनी उस पर स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं फंस ना जाऊं, स्पीकर साहब ने कहा कि मैं अप्रूवल ले लूं कि यहाँ पे बैठ के कि 35 गाड़ियां मैंने इनको लेके दी हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर के इससे कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं था। अच्छा वैसे कहते हैं कि हमारी फाइनेंस कमेटी जो है ये इंडिपेंडेंट है, ये स्पीकर इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट हाउस है। इन्होंने नवाज शरीफ साहब को ड्रैग कर लिया। ये बड़े समझदार हैं, सारे बड़े समझदार हैं। इन्होंने मियां साहब को लेटर लिखा, मियां साहब आपको पता है बादशाह सलामत है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मेरी कौन सी जेब से जानी है, आपको 35 गाड़ियां चाहिए, जितनी लेनी है ले लें। 7 करोड़ रुपए की अप्रूवल दी नवाज शरीफ साहब ने इनको, स्पीकर अयाज साहब को, ये जो आपके जितने एमएनएज हैं इनके लिए नई गाड़ियां खरीदी जाएं। सर तकरीबन 8.5 करोड़ 9 करोड़ रुपए की अप्रूवल दी गई इस इजलास में। अब जरा देखें इजलास किन टॉपिक्स पे हो रहे हैं, और ये बकायदा अलाउंसेस लेते हैं, बकायदा पैसे लेते हैं। और इजलास किसके लिए किया गया कि हमें गाड़ियां चाहिए, और गाड़ियां इन्होंने ली हैं, इनकी अप्रूवल हुई है। सर बिलियंस रुपए की इतनी बात करते हैं तो मुझे 9 करोड़ 10 करोड़ रुपए ना बड़ी छोटी माफ की जगह रकम लग रही है सर। मगर इसमें मुझे उसमें दो जो है ना, खास तौर पे जब आप ये कर रहे थे तो मेरे ज़हन में इमेज आया कि आपको, और हमने देखा, आपने कभी जिंदगी में 1 करोड़ रुपए इकट्ठे देखा है? मैंने आपको क्योंकि लगता है कि आपने देखा है कि आपको 9 करोड़ रुपए बहुत छोटा लगा। नहीं, जिस तरह की आप बिलियंस के स्कैंडल कर रहे होते हैं, जिस तरह 200 बिलियन 400 बिलियन, उसके अंदर मुझे ये छोटा लग रहा है सर। ये अवाम के खाते में एक वजीर आला लिखता है कि मैं यहाँ पे खाते में पंजाब हूँ, दूसरे कहते हैं कि अवाम की ज्यादा बड़ी तकलीफ ये है कि पार्किंग लॉट में पार्लियामेंट की आप और हम अरसे दराज से ये देख रहे हैं, सालों से गाड़ियां काफी सारी खड़ी हैं, जो कि खड़ी आपने देखा होगा जंग लग गया, उनके टायर उतर गए, वो कई गाड़ियां वहां पे खड़ी होती थी, वो खड़ी ही रह जाती हैं। सर फिर वो आपको याद होगा हमने स्कैंडल किया था ओजीडीसी का, फिर जकूटा जी ने 1-1 रुपए में बेचते और खरीदे, इसीलिए करते हैं मोनेटाइजेशन पॉलिसी के ऊपर। इन लोगों को कहते हैं कि आप नई गाड़ियां खरीदे। इनसे पूछने वाली बात है कि आपने इस्लामाबाद के अंदर ऑफिशियल ड्यूटी, अच्छा इसमें लिखा गया है कि गाड़ियां 35 नई गाड़ियां क्यों ली जा रही हैं इनके लिए, एमएनएज के लिए, तो जस्टिफिकेशन ये दी गई कि इनकी ऑफिशियल यहाँ पे इनके अगेनमेंट्स होते हैं। इस्लामाबाद को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और ये मेरा ख्याल है, जहां तक कानून कहता है, ये मेरी इतला है, ये शहर से बाहर नहीं लेके जा सकते। आप इस्लामाबाद के लिए आप चेयरमैन है, कहीं आना जाना, इस्लामाबाद कितना बड़ा शहर है सर, यहाँ से 0 पॉइंट से शुरू होकर आपका पीएम सेक्रेटेरिएट तक खत्म हो जाता है, जो ओरिजिनल इस्लामाबाद है। बाकी जितना बढ़ गया उसका कम से कम इनसे ताल्लुक नहीं है। आपने बैठ के इजलास बुलाया, इजलास में आपने वहां पे 9 करोड़ रुपए की गाड़ियों की अप्रूवल दी, और 2 करोड़ रुपए की प्राडो ली जा रही है उनके मुर्तजा, उनके अब्बासी साहब के लिए। कोई एक बंदा भी यार, जो रोना मुझे आता है सर, इन ब्यूरोक्रेट से मुझे शिकायत है, और कुछ इनसे एमएनए से जो मीटिंग में बैठे होते हैं, एक बंदा भी नहीं कहता कि हमें यह काम नहीं करना। ये बैंकों के इस वक्त बेच रहे हैं, बैंकों को आपके सामने है, ये आईएमएफ से लोन लेने जाते हैं। इस वक्त 100 अरब डॉलर का ये मुल्क मकरूज है, और ये लोग बैठ के वहां पे अपने लिए 35 नई गाड़ियां खरीद रहे हैं सर। एक बंदा नहीं बोलता, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री बोली है इसमें। डॉक्टर वकार मसूद साहब वैसे बड़ा हमें समझाते रहते हैं, और भाई आपको क्या पता, भाई आपको क्या पता, तो भाई आप हमें समझा दें कि आपके बंदे नुमाइंदे बैठते हैं। वकार मसूद साहब का समझाने का जो है, वो मुशर्रफ की गवर्नमेंट में भी थे, वो आसदारी के गवर्नमेंट में भी थे, वो अभी भी चल रहे हैं। पिछली वो 4-5 जितनी भी दहाइयों की गवर्नमेंट है, आपको पता है कि वो उनको जिस ओल्डेस्ट जो है ना पाकिस्तान की हिस्ट्री में 22वें ग्रेड के अफसर है, जो कि शायद पता नहीं हम मर जाएंगे वो रिटायर नहीं होंगे। सर ब्यूरोक्रेसी एक बात समझ गया, खुद भी लूटो और इनको भी लूटने में हेल्प करो,
इनको बिल्कुल कुछ कहने की जरूरत। एक दौर होता था, क्लास होती थी ब्यूरोक्रेट्स की, एक आते थे, ग्रेस होती थी, वो मना करते थे, बताते थे कानून, रेलिवेंट पोर्शन, चीजें, अपनी मजबूरियां बताते थे। अच्छा कुछ अच्छा, ये उस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी होते थे लाइक बेनजीर भुट्टो, हमेशा मैंने उनसे, डॉक्टर जफर ताफ से उनकी तारीफ ही सुनी है। वो हमेशा कहते थे कि वो लड़ती थी, झगड़ती थी, वो ग्रिल करती थी, आप उनसे डिफरेंस आप करते थे, बातें नहीं मानते थे, आपको ओएसडी नहीं बनाती थी, वो कल्चर था। एक ग्रेस, प्राइम मिनिस्टर भी एक ब्यूरोक्रेट्स को थोड़ी सी स्पेस देते थे। अब तो वैसे आ गए, वो कहते हैं मैं गो गटर चाहिए। ये नवाज शरीफ साहब कहते थे मुझे ये यंग लोग चाहिए जो मेरे कहने पे कुछ भी करने को तैयार हूं, ये डेड वुड मुझे नहीं चाहिए जो 55 प्लस हो जाते हैं। सो सिंपली मैं कौम को बताना ये था। हो सकता है कि वही आप वाली बात के मुझे कहा जा रहा है कि प्रोग्राम को मैंने रैप अप भी करना है, हो सकता है 9 करोड़ पे बड़ी अमाउंट ना, आपको नहीं लग रही तो आवाम को कहां लग रही होगी आमिर भाई। अगर आपके नजदीक से 9 करोड़ पे कुछ नहीं है, कि मसला 9 करोड़ का नहीं है, मसला उस थोड़े से दर्द का है, एहसास का है कि जो पैसा आप अपनी जेब से अपने लिए खर्च करते हुए आप आके केयर करते हैं, क्या उतनी केयर आप उसके अवाम के पैसे के लिए करते हैं? ये लोगों का देखे, मैं छोटा सा भागते भागते बचाता जाऊं, सिर्फ इसमें से 2 MNAs मैं देख रहा हूं, एक उमर अयूब है और एक और दूसरे हैं जिन्होंने मुझसे ज्यादा टैक्स दिया होगा। जिन 35 लोगों को गाड़ियां दी जा रही है ना सर, इनका किसी का 40,000 है, किसी का 60,000 है, किसी का 39 है। हाँ, कुछ लोग हैं जिन्होंने 2-2.5 लाख रुपया दिया हुआ है कि हमसे भी ज्यादा गरीब हैं ये। उमर अयूब ने यहाँ पे ज्यादा टैक्स दिया हुआ सर, जो मुझे समझ में आ रही है। एक आदमी और होगा तो और होगा। रुहेल असगर साहब इतने बड़े बिजनेसमैन, उनका भी 2.5-3 लाख रुपए के करीब का टैक्स है। लेकिन गाड़ियां जो है ना सर, वो 20-20, 25-25 लाख रुपए से कम लेने को तैयार नहीं है, और नई गाड़ी लेंगे। और इसमें, और मैं जाते जाते बता दूं कि इसमें कैप्टन सफदर साहब को भी नई गाड़ी मिलेगी, जो नवाज शरीफ साहब के गरीब आदमी है, उनके पास गाड़ी नहीं। अब मेरा हालांकि कहने को बड़ा जी चाह रहा है, और उसमें बड़ी सारी डिटेल भी हमारी, उसने ये रिसर्च टीम ने बड़ी मेहनत की है इस पे, जो नाम निकाले हैं, साथ में पिक्चर्स निकाली हैं, साथ में हमने टैक्स निकाला है उसमें। आई विश कि हम इस पर ज्यादा गुफ्तगू कर सकते हैं, प्रोग्राम की रैप अप करने का टाइम आ गया। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आज आपने कुछ डिटेल भी सुनी, अपने पार्लियामेंटेरियंस का हिसाब किताब भी आपने देख लिया और सुन लिया। आज तक के लिए इतना ही, कल के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।